बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी बच्चों। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट कंडीशन वर्क डन ऑन द बॉडी इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखें, आपसे वो कह रहा है कि आपने कुछ ऐसी कंडीशंस बतानी है जिसमें एक ऐसी कंडीशन बताएं जिसमें वर्क मैक्सिमम हो, यानी कि वर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो, और एक ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें वर्क जो है वो मिनिमम यानी कि कम से कम हो। तो बच्चों, पहले तो आज आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो फिज़िक्स में वर्क क्या होता है, एक जो नॉर्मल हम जिसको काम कहते हैं, वर्क कहते हैं, वो क्या होता है। देखें, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, अभी आप स्टडी कर रहे हैं, ये भी तो आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन फ़िज़िक्स की ज़ुबान में ये आप कोई काम नहीं कर रहे। फिज़िक्स कहती है हालांकि आप पूरा दिन मेहनत करते हैं, बैठ के काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स कहती है जी कि आपने कोई काम नहीं किया। तो फिर फ़िज़िक्स की ज़ुबान में ऐसा क्या करना पड़ता है कि हम कहते हैं जी अब वर्क हुआ है। तो बच्चों, फ़िज़िक्स कहती है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएं, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएं और वो जिस चीज़ के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल आपकी तरफ ही आए जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं। लाइक कोई लेट्स सपोज आपके रूम में लेट्स सपोज कोई चेयर पड़ी हुई है, ठीक है, आप उस चेयर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी उसको उसको यूं खींचते हैं अपनी तरफ। आप फोर्स यानी कि इस तरफ लगा रहे हैं अपनी तरफ, और चेयर भी आपकी तरफ आती है। तो यानी कि जब फिजिक्स ये कहती है जब आप किसी चीज़ के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो बॉडी डिस्टेंस कवर करे किस तरफ, जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं, फिर फिजिक्स कहती है कि जी अब आपने काम किया है। यानी कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना और बॉडी को डिस्टेंस कवर करवाना इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फिर अगर आप ये काम कर लेते हैं तो फिजिक्स कहती है जी कि आपने काम कर दिया है। अदरवाइज आप स्टडी करते रहें या कुछ भी करें इसके अलावा, तो फिजिक्स कहती है कि जी आपने कोई काम नहीं किया। तो ये तो हमारे साथ रहती है कि हम इतना काम करते हैं और फिजिक्स कहती है जी कि आपने कोई काम नहीं किया। सो आपने इस चीज़ को आप माइंड में रखना है कि फिजिक्स में जो काम है, वर्क है, वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो चलें, अब हमने ये देखना है कि मैक्सिमम वर्क कब होगा, ये जो फिजिक्स वाला है, और मिनिमम कब होगा, अंडर व्हाट कंडीशन। तो बच्चों देखें, मैंने सबसे पहले एक कंडीशन बना दी कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क, वर्क डन विल बी मैक्सिमम, वर्क मैक्सिमम होगा इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। यानी कि जो आप फोर्स लगाते हैं और बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसके उसमें जो एंगल बन रहा है वो ज़ीरो का हो। वो ज़ीरो एंगल कब बनेगा, व्हेन फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी के ऊपर फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल तो ज़ीरो बने और बिल्कुल फोर्स जो है वो उसी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही हो। या आप यूं कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो। लाइक ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है एक, इस डायग्राम में आपको देखें कि ये एक आपको बॉक्स नजर आ रहा है। इस बॉक्स को लेट्स सपोज हमने यहाँ से मूव करवाना है, ये एक बॉडी है हमारे लिए। अब ये जो आपको रेड कलर का एरो नज़र आ रहा है ये बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ये उसके ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये फोर्स है। ये डायग्राम 1 है। देखें, जब हम उसके ऊपर यूं फोर्स लगा रहे हैं बिल्कुल सीधी, और डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल देखें बिल्कुल उसी की तरफ है, यानी कि जो ब्लैक और रेड एरो है इन दोनों के दरमियान देखें एंगल कितना बन रहा है, वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं तो एंगल तो बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पर ये मतलब है कि एंगल जो है वो ज़ीरो है। तो इस दौरान हम कहते हैं कि हमने जितनी फोर्स लगाई वो सारी की सारी काम कर रही है और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो ये हमारा कंडीशन होती है कि जी वर्क यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम है। अब बच्चों आप ये एक सेकंड डायग्राम देखें। इस सेकंड डायग्राम में मैंने क्या किया, वही जो फोर्स थी यानी कि जो ब्लैक एरो था उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब रेड और ब्लैक एरो के दरमियान एक एंगल बन रहा है। देखिए, हमने फोर्स थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके लगा रहे हैं। अब उन दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो नहीं रहा बल्कि एंगल कुछ ना कुछ यानी कि बन गया। लेट्स सपोज वो 30 बन रहा है, सपोज कर लें, ज़ीरो नहीं है, ठीक है, ज़ीरो से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो अब यानी कि वर्क पहले जब ज़ीरो था तो वर्क मैक्सिमम था, अब भी वर्क हो रहा है लेकिन वर्क थोड़ा सा कम हो गया है उस पहले के मुकाबले में। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसी एरो को मज़ीद थोड़ा सा ऊपर कर देंगे यानी कि एंगल बढ़ा देंगे। तो आप ये थर्ड डायग्राम देखें,
ये एंगल करते करते यूं ऊपर आ गया, यानी कि एंगल फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पर एंगल पहले सबसे पहले जो डायग्राम थी उसमें एंगल 0 था, फिर उसमें नेक्स्ट 30 का बन गया सपोज, अब 90 का बन गया। तो बच्चों जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 का बन रहा हो, यानी कि फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, आप फोर्स यूं लेट्स सपोज किसी बकेट को या बाल्टी को यूं जब आप ऊपर उठाते हैं, ये आप फोर्स ऊपर की तरफ लगाते हैं और आगे की तरफ चलना शुरू हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ और फोर्स ऊपर की तरफ। इस दौरान जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है, और इस दौरान फिजिक्स कहती है कि आपका वर्क अगेन नहीं हो रहा, जीरो वर्क। फिजिक्स इसको जीरो वर्क कंसिडर करती है। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा रहा था। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क। दोबारा से मैं बताता हूं कि वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर एंगल जीरो होगा तो एंगल जीरो कब बनेगा? जब आप फोर्स बिल्कुल उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, तो उस दौरान एंगल जीरो होगा। इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये भी बताऊंगा आगे कि कैसे आता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एफ डी, अब काज क्योंकि थीटा हमारे पास जीरो है, क्योंकि हम कह रहे हैं जी कि वो फोर्स बिल्कुल उसकी डायरेक्शन में ही है, तो जीरो है। तो काज जीरो बच्चों इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर एफ डी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एफ डी आ जाएगा। यहाँ पर एफ डी यानी कि कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, यानी कि जब आप जितनी फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जितना कवर हो रहा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो कोई वो एक एग्जैक्ट डिजिट आ जाएगा, वही आपका वर्क होगा। लेकिन अब आप मिनिमम की कंडीशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब वो फोर्स जीरो से ऊपर जाए, फिर मजीद ऊपर करते, यानी कि ज़्यादा से आस्ता 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 कम होते जाए और करते 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 ज़ीरो हो जाता है। कब? जब एंगल 90 का बन जाए। तो वर्क डन विल बी मिनिमम इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90। जब एंगल कितना होगा? 90 का होगा। व्हेन, कब 90 का होता है? व्हेन फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द डिस्प्लेसमेंट। इस दौरान एंगल 90 का बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया भी था डायग्राम में। तो इस दौरान क्या होता है, जब इस मैथमेटिकली आप इसको देखें, एफ डी कॉस थीटा, ये आपके पास वर्क का फार्मूला है। आप एफ डी और कॉस थीटा, क्योंकि 90 है तो कॉस 90 इक्वल होता है जीरो के, तो ये अब जीरो मल्टीप्लाई होगा एफ और डी से, ये जीरो आ जाएगा। तो इस तरह हम कहते हैं वर्क हमारा जीरो है, यानी कि फिजिक्स की जुबान में। ठीक है, आपने ये इसको अंडरस्टैंड करना है कि फिजिक्स की जुबान में कंडीशंस हैं कि कब वर्क होगा कब नहीं होगा। फिजिक्स कहती है वर्क, फिजिक्स की एक कंडीशन है समझ लें कि वर्क तब होगा जब आप जो फोर्स लगा रहे हैं ना, बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ कवर करे। ठीक है, उसी डायरेक्शन में हो। ठीक है, उससे आप थोड़ा सा मजीद ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो जैसे मैंने आपको कुछ डायग्राम बताई थी, तो वर्क आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क की कंडीशन है फिजिक्स की जुबान में। बाकी जो आप वर्क करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था जी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि व्हाई इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन्वॉल्व्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। यानी कि जब हम वर्क का एक्सप्रेशन, यानी कि जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, जो लाइक ऊपर लिखी हुई है W इज इक्वल एफ डी कॉस थीटा, यहाँ पर हमने साइन थीटा नहीं लिखा। तो इसकी रीज़न क्या है? ये यानी कि मैं आगे आपको प्रॉपर डिटेल से भी बताता हूँ। देखें, आपको ना मैं एक डायग्राम की मदद से बताता हूँ। पहले आप ये एक डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आपको एक रेड कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है। उस बॉक्स के ऊपर यूं एक फोर्स लगाई जा रही है, वो जो एरो नज़र आ रहा है, और ऊपर लिखा हुआ F। और इस फोर्स के एक्चुअली दो कंपोनेंट होते हैं, ये आप स्टडी करके आएंगे 4th चैप्टर में। तो फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक Fx और एक Fy। जो Fx है ये जो x एक्सिस पर होगा इसको आप Fx बोलेंगे, और जो y एक्सिस पर है इसको आप Fy बोलेंगे। अब जो Fx है ये इक्वल होता है F cos थीटा के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये F cos थीटा के इक्वल है। अब जो आपको ये है इसका साइन नजर है, इसकी जगह आपने थीटा इसको कंसिडर करना है। ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ y की तरफ देखें तो Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा। ठीक है, इसको आपने थीटा कंसिडर करना है। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि फोर्स के ये दो कंपोनेंट हो गए, एक Fx और एक Fy। अब आप मुझे खुद बताएं, जब आप सपोज कर लें इस बॉक्स की जगह कोई एक छोटी सी कार है जिसको बच्चा यूं खींच के खेल रहा है, जैसे आप डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यूं एक बच्चा उसको खींच रहा है। ठीक है, अब ये जब इसको खींचता है तो ये जो कार है किस तरफ जाती है? यूं आगे की तरफ आती है। ठीक है,
तो बिल्कुल यही बॉक्स इस तरफ आगे की तरफ यानी कि मूव करेगा। यानी कि फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। ठीक है, तो आप मुझे बताएं जो बॉक्स है या जो बॉडी है वो किस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर गया, वो क्या एफ एक्स की तरफ आएगी या एफ वाई की तरफ जाएगी? एफ एक्स की तरफ आएगी। तो अब एफ एक्स कंपोनेंट को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका मतलब है जब हमारे पास वर्क का फार्मूला बनता है तो हम इस जस्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो तो हमारे जस्ट काम की कौन सी है, वो तो एफ एक्स वाली होगी, क्योंकि एफ वाई की तरफ तो बॉडी जाती ही नहीं है। इसका मतलब है वो फोर्स अगर अप्लाई हो भी रही है तो वो किसी काम की नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। सो हम ये कहते हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी थ्रू सम एंगल, ठीक है, किसी भी एंगल के थ्रू, लाइक डायग्राम में आपने देखा था कि ये 30 का एंगल अप्लाई हो रहा है, देन द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये जो वर्ड है ना इफेक्टिव, ये अपने माइंड में रखना, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज इन प्रोड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो वर्क फोर्स का जो इफेक्टिव कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा रहा है वो कौन सा है, इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एज कैसे पता चला कि जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि जो वो इफेक्टिव है, क्योंकि एज द बॉडी मूव्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ मूव करती है ऑफ द फोर्स एंड नॉट अलोंग द वर्टिकल कंपोनेंट, वो वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ नहीं जाती, विच इज़ वाई ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज टेकन इन द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। दैट्स वाई, यानी कि इसलिए हम ओनली जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसिडर करते हैं जब हम उसका एक्सप्रेशन यानी कि वो मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा कि जो बॉडी है वो फोर्स तो हम लगा रहे हैं, अब फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। अब बॉडी जो है वो एफ एक्स की तरफ जाती है, यानी कि बॉडी कहती है जी कि मैंने एफ एक्स के साथ मेरा लिंक है, एफ वाई के साथ कोई लिंक नहीं है। तो फिर हम कहते हैं कि जब फिर यानी कि जो वर्क हो रहा है, वर्क तो डिस्प्लेसमेंट को देखना है हमने, तो डिस्प्लेसमेंट तो एफ एक्स कंपोनेंट की तरफ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ है। सो दैट्स वाई मैथमेटिकली हम इसको यूँ लिखते हैं, एफ डी यानी कि फोर्स, वर्क आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। अब जो फोर्स है बच्चों वो हमारी कौन सी यहाँ पर इन्वॉल्व है, एफ कॉस थीटा वाली, यानी कि एफ एक्स वाली एक्स कंपोनेंट। तो इसको मैंने एफ एक्स लिख दिया, ये एफ एक्स छोटा सा लिखा हुआ है, ये यानी कि एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का। तो एफ एक्स बच्चों इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के डी, और फिर इसको हम यूँ लिख लेते हैं एफ डी कॉस थीटा। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये एफ डी कॉस थीटा कैसे बना। ठीक है, क्योंकि वर्क में जो है वो ओनली हॉरिजॉन्टल जो है कंपोनेंट वो इन्वॉल्व होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन हम बनाते हैं एफ डी डब्ल्यू इज इक्वल एफ डी कॉस थीटा, ये इसी वजह से बनाते हैं। ये ही क्वेश्चन था कि आप इसको क्यों करते हैं, आप बाकी क्यों नहीं करते, वो साइन वाला क्यों नहीं करते, क्योंकि साइन वाला जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट में, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। सो दैट्स वाई, ये हमारी रीज़न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ अ बकेट फुल ऑफ वाटर, एक बकेट एक बाल्टी है फुल ऑफ वाटर, पानी यानी कि उसके अंदर पानी से फुल है, हैविंग मैस ऑफ 20 kg, उसका मैस 20 kg है, इज़ कैरीड बाय अ पर्सन, उसका एक बंदा लेकर जा रहा है थ्रू डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन कैरिंग द बकेट, एक ऐसी सिचुएशन बना के बताया गया जैसे लग रहा है पता नहीं उस बंदे ने कितना काम कर दिया है कि जी एक बकेट है और 20 kg की है, और जो है ना बंदा उसको 10 मीटर तक लेकर जा रहा है, और कितना उसने वर्क किया। तो बच्चों यहाँ पर आपको खुद पता चल जाएगा कि उसने कितना वर्क किया है। तो देखें, पहले तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ, फिर एक्सप्लेन भी करते हैं इसको। द वर्क डन बाय द पर्सन इन कैरिंग द बकेट इज ज़ीरो, उसने कोई काम नहीं किया है। आप तो कह रहे हैं जी उसने तो 20 kg का बकेट जो है वो उठा के लेके गया बेचारा, तो फिर भी अब फिजिक्स क्या कहती है कि इसने कोई काम नहीं किया। अब हम कहते हैं वाई, इतनी उसकी उसने इतनी एफर्ट्स की हैं तो क्यों काम नहीं किया, उसका किधर गया फिर सारा वर्क। तो रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि जब वो यूं बकेट को यूं ऊपर उठाता है, जब बकेट को यूं ऊपर उठाता है तो अब फोर्स वो ऊपर की तरफ लगाई है उसने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो यूं आगे की तरफ कवर करता है। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बनता है ना वो 90 का बनता है। मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जब एंगल 90 का बनेगा तो वो वर्क ज़ीरो पे चला जाता है। तो फिज़िक्स की ज़बान में वो वर्क नहीं होता। तो ये इसकी रीज़न है। वाइल कैरिंग द बकेट, बकेट उठाए हुए द पर्सन इज़ अप्लाइंग फोर्स परपेंडिकुलरली, यानी कि वो यूं ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा होता है टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यूं आगे की तरफ और फोर्स ऊपर की तरफ। सो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, एंगल 90 का बनता है एंड देयरफॉर वर्क इज ज़ीरो, इसलिए वर्क ज़ीरो हो जाता है। आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं
कि यूं वो फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है और यूं आगे की तरफ चलता है। तो फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो ये देखें आप एंगल कौन सा बनता है 90 का। आप फार्मूला में पुट करें W इज इक्वल एफ डी कॉस थीटा। एफ डी एफ, आप यहाँ पर वैल्यू एफ की जगह एफ क्योंकि इक्वल होता है W के, W इक्वल होता है एम जी के, तो आप यहाँ पर एम जी और आगे डी कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। ये इसलिए किया है क्योंकि उसने कुछ वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको आइडिया हो जाए। मैथ उसका 20 है, जी की वैल्यू 9.8 है, डिस्प्लेसमेंट वो 10 मीटर का कवर करता है, कॉस थीटा आपके पास 90 का है। तो इन तीनों डिजिट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20, 9.8 और 10 को, तो ये आ जाएगा 1960 और काज 90 होता है 0, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा 0। अब मुझे बताएं मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया कि उसने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि देखिए फिजिक्स जो कहती है ना, फिजिक्स की कुछ कंडीशन है वर्क पे, ये करोगे तो वर्क होगा, नहीं तो बेशक जो मर्जी करते रहो कोई काम नहीं आपने किया, ठीक है। तो सो दैट्स वाई, क्योंकि वो फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का आगे की तरफ कवर कर रहा है, तो सो यहाँ पर एंगल जो है वो 90 का बनता है। दैट्स वाई यहाँ पर जो वर्क है वो आपका 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कि गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क बाय अ बॉडी। नेगेटिव वर्क यानी कि वर्क है लेकिन नेगेटिव है। देखते हैं कि ये क्या कैसे होता है, नेगेटिव वर्क कैसे हो जाता है। तो वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव, पहले तो मैं आपको ये बताने लगा कि वर्क को नेगेटिव कब कहते हैं। तो वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है ना उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई हो। लाइक जैसे लेट्स सपोज कोई बंदा यूं आगे की तरफ जा रहा है तो उसको आप यूं पीछे की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी फोर्स उसे पीछे की तरफ खींच रही है, यानी कि फोर्स उधर पीछे की तरफ है और वो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कवर करने की कोशिश कर रहा है। ये जो आप यानी कि लेट्स सपोज ये जो वर्क हो रहा है ये नेगेटिव है, इसको हम कहते हैं कि यार हम उसको पीछे की तरफ खींच वो फिर भी आगे की तरफ जा रहा है, ये अच्छा काम तो नहीं कर रहा, हम उसे कह रहे हैं रुक जाओ, वो रुकता ही नहीं है, तो वो नेगेटिव, इसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव वर्क हो रहा है। लेकिन यानी कि हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है, आप इसको यूँ समझने के लिए समझ लें, ठीक है। तो मैं अब आपको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करता हूँ, ठीक है। तो इस तो हम कहते हैं जी जब इस तरह होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट हो जाएं तो इसको हम कहते हैं कि वर्क जो हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, इसके अलावा आप फ्रिक्शनल फोर्स की भी, फ्रिक्शन जो होती है उसका भी यही है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हम आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे की तरफ होती है। लाइक एक कार यूँ आगे की तरफ जा रही है, हम उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। अब ये जो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं ये हम उसके लिए एक फ्रिक्शन जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, तो अब वो फ्रिक्शन क्या करेगी, उसको यूं स्टॉप कर पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी, लेकिन कार फिर भी कुछ थोड़ा सा आगे जाती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ और फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा सा फिर भी चल रही है, तो ये उसने अच्छा हमारे साथ नहीं किया, तो ये नेगेटिव वर्क हो गया, ठीक है। तो यूं भी आप कह सकते हैं। सो वर्क डन बाय दी फ्रिक्शनल फोर्स, ये मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया आपको, कोई भी आप कह सकते हैं इस तरह। अच्छा, अब मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज अ कार इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, सपोज एक कार है वो यूं जा रही है सीधा, ठीक है। व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक इन ऑर्डर टू स्टॉप द कार, जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है उस कार को स्टॉप करने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू एक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आ जाती है और क्या करती है, दैट स्टॉप्स दी कार, कार को स्टॉप कर लेती है आफ्टर कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट, कुछ थोड़ा सा वो डिस्प्लेसमेंट फिर भी कार कवर कर लेती है, ठीक है। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि इन दिस केस द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180। ये भी चले मैथमेटिकली भी आपको क्लियर कर दूं कि एक तो मैंने आपको सिंपल सादा अल्फाज में ये बताया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तब उस वर्क को हम नेगेटिव कहते हैं, और इस दौरान जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। कैसे, ये भी बता देता हूँ कि सपोज करें वो जो कार है, कार इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट, कार जो है वो राइट की तरफ जा रही है आपके राइट पे, और देन फ्रिक्शनल फोर्स विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि हम उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो वो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। ये आपके एक एरो यानी कि डी लिखा हुआ है, ये आगे की तरफ कार जा रही है, और जब हम इसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स को यूं पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है, तो इस दौरान जो एंगल बनता है वो देख लें वो कितना बन रहा है, वो 180 का बन रहा है। और आप 180 का फार्मूला में पुट करके देख लें, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एफ डी, और कॉस थीटा 180 करें, आप चेक करें कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर देखें कि -FD आ जाएगा, यानी कि आप जो भी आप फोर्स, जितनी भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन आंसर फिर भी नेगेटिव ही रहेगा, तो इस वर्क को हम कहते हैं नेगेटिव वर्क।
ठीक हो गया। इसको सादा अल्फाज में यूँ समझ लें कि जब हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो या हम चाह रहे हैं कि वो ना कवर करें, हम उसको यूँ खींच रहे होते हैं पीछे की तरफ और कोई बॉडी आगे की तरफ जाने की कोशिश करे, तो इस वर्क को हम कहते हैं, यानी कि जो हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है सपोज करें, तो हम उसको कहते हैं कि ये नेगेटिव वर्क है। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल भी बताई है, एक्सप्लेन भी किया है, मैथमेटिकली भी बताया और डायग्राम्स की मदद से भी बताया, ताकि आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है कि डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच नो वर्क इज़ डन। एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जिसमें नो वर्क, कोई वर्क ना हो। ऑल दो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, लेकिन फोर्स एक्ट कर रही हो बॉडी पे एंड इट इज़ कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बताना चाहिए वैसे कि देखें, हम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो, बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही हो, लेकिन फिर भी वर्क ना हो। यानी कि हालांकि वर्क की तो कंडीशन ये थी कि जी हम फोर्स अप्लाई करें और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करें, तब तो वर्क होता है। यहाँ पर वो कहता है जी कि ऐसी सिचुएशन बताएं वर्क ना हो, हालांकि फोर्स भी अप्लाई हो डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन बच्चों आपने पूरी बात नहीं की, ठीक है, सपोज करें मैंने ही पूरी बात अभी नहीं की कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ नहीं कह देना। जब फोर्स और डिस्प्ले, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे और बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे, डायरेक्शन भी मैटर करती है, तब जो है ना वो वर्क होता है। अगर आप फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो 90 का एंगल बन जाता है, तो इस दौरान तो वर्क नहीं होता, फिजिक्स कहती है, तो कोई वर्क नहीं किया आपने। सो यही आपको, आप ऑलरेडी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मैं उसी को ही थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा और आप तक आपके लिए प्रिपेयर करना भी आसान हो जाएगा कि द वर्क डन बाय द पर्सन इन कैरिंग द बकेट। सपोज करें एक वही पर्सन है, उसने एक बकेट यूँ ऊपर उठाई है, उस पर जो वर्क वो करता है ज़ीरो, वर्क तो ज़ीरो है। क्यों? ऑल दो, हालांकि हम ये भी देखें कि ऑल दो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बकेट, हालांकि हम बकेट पे फोर्स भी लगा रहे हैं एंड इट इज़ कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट, और वो आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहे हैं, लेकिन वर्क फिर भी ज़ीरो है। बट वाई, क्यों? ये आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि कंसिडर अ सिचुएशन में कहता हूँ जी इन विच अ पर्सन इज़ कैरिंग अ बकेट। एक पर्सन है, उस बकेट को वो उठाया हुआ उसने और लेके जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। द पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स, वो फोर्स तो लगा रहा है, कैसे फोर्स लगा रहा है? परपेंडिकुलर, यानी कि यूं ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, और इस दौरान एंगल 90 का बनता है, देयरफॉर वर्क इज जीरो, वर्क जीरो हो जाता है। मैथमेटिकली आप देख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा और एफ डी कॉस 90, ये आप डायग्राम भी देखें। आप बकेट पे फोर्स यूं ऊपर की तरफ लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट यूं आगे की तरफ मूव करते हैं, तो इस दौरान देखें जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। इस दौरान फिजिक्स की ज़ुबान में वर्क ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, कॉस 90 ज़ीरो होता है, चूँकि ये सारा फिर वर्क क्या हो जाता है? ज़ीरो। ये वही है ऑलरेडी सिचुएशन जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया अभी। अब नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये आपका चैनल है। इंशाल्लाह हम एक पूरी क्लास बन रही है हमारी, तो स्टूडेंट्स चलें जी आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 6। अ कार हैज़ किनेटिक एनर्जी के, एक कार है उसकी किनेटिक एनर्जी है जी कोई के, what will be effect on its kinetic energy if its velocity is double। ठीक है, देखें आप कार है उसकी कोई किनेटिक एनर्जी का सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए कि किनेटिक एनर्जी को होती है हाफ या 1/2 mv²। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी के चेंज करने से, वैसे वो कह रहे हैं वेलोसिटी को डबल कर दें, तो किनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों मैंने तो आपको पहले टू द पॉइंट और डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, वो ये है कि द किनेटिक एनर्जी ऑफ द कार विल इंक्रीज 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, इफ़ वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ डबल, अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हैं तो। बट हाउ, कैसे? यही तो हमने एक्सप्लेन करना है आगे। देखें आपको ये किनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता होगा, ठीक है। किनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है? के इज, आप इसको के और ई भी लिख सकते हैं किनेटिक एनर्जी, या जस्ट के चलें जैसे आपको बेहतर लग रहा है। के जो है इज इक्वल टू 1/2 या हाफ mv², ये किनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अब आप देख सकते हैं कि किनेटिक एनर्जी में मैस भी है उस बॉडी का और उसकी वेलोसिटी भी है, इसका मतलब है किनेटिक एनर्जी 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक मैस पे और एक वेलोसिटी पे। और किनेटिक एनर्जी का अगर देखा जाए तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो किनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। सो डबल करने से कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा फिर। तो देखते हैं क्या आता है। इफ़ वेलोसिटी इज़ डबल, अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी, यानी कि जो न्यू वेलोसिटी है उसको मैंने v प्राइम कर दिया और उसको मैंने 2v कर दिया, 2v का मतलब है डबल,
तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है जी। हमने फार्मूला में देखें क्या किया, के प्राइम या किनेटिक एनर्जी के डॉट ई भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। 1/2 m, वी की जगह देखें मैंने 2v कर दिया, वेलोसिटी को डबल कर दिया। तो देखते हैं 1/2 m और 2 का स्केयर 4 और v का स्केयर ये आ जाएगा। आप 4 को बिल्कुल स्टार्ट में ले जाएं, बाकी जो रह जाता है उसको ब्रैकेट में लिख लें यूँ। और आगे ये देखें v4 और ये सारा अगेन इक्वल है किनेटिक एनर्जी के, इसको मैंने के कर दिया है। अब आप देखें यहाँ से बताएं कि जो न्यू किनेटिक एनर्जी है वो पुरानी वाली किनेटिक एनर्जी से कितना ज़्यादा है, 4 टाइम ज़्यादा है। इसलिए मैंने ऊपर स्टेटमेंट में कह दिया था कि किनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉल विल इंक्रीज 4 टाइम्स। लेकिन ये 4 टाइम कब हुई, जब आपने ऊपर वेलोसिटी को डबल किया। सो हम कह सकते हैं दस किनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम्स व्हेन वेलोसिटी ऑफ द कार इज डबल, जब वेलोसिटी को आप क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है जी, वाई इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन इट इज लिफ्टेड थ्रू सम हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। देखें, जब हम किसी भी चीज़ को ज़मीन से यूं ऊपर उठाते हैं, लाइक बुक है या कुछ भी है, मोबाइल है, कुछ भी है, या कोई पत्थर है, ईंट है, जब आप उस ईंट को यूं ऊपर उठाते हैं, क्या उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है? यस होती है। कैसे पता चलेगा जी कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी है? तो ऊपर लेकर आप उसको ऊपर से छोड़ दें और नीचे खुद खड़े हो जाएं, तो जब आपके वो सर पे लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई उसके अंदर एनर्जी है या नहीं है। जब वो नीचे पड़ी हुई है ग्राउंड पे तो आपको कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब आप उसको उसी हाइट पर ले जाए ना, किसी हाइट पर थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर से ड्रॉप करके खुद नीचे खड़े हो जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना एनर्जी का डिफरेंस, क्या उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है या नहीं हुई। तो बच्चों यही बात है कि जब आप उसको यूं ऊपर उठाते हैं तो जितनी ज़्यादा हाइट पर लेके जाएंगे उतनी ज़्यादा ही उसके अंदर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का लिंक जो है वो हाइट से होता है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये हाइट, और साथ जी भी है, जी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, तो इसके साथ साथ फिर पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है, उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो ये वजह है कि इसी तरह जब हम किसी हैमर को यूं ऊपर करते हैं तो फिर जब यूं दोबारा से उसको स्ट्राइक करते हैं तो उसके अंदर भी जैसे ऊपर लेके जाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो इसी तरह जो भी चीज़ हाइट पर होगी उसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये इसकी हम कह सकते हैं कि हाइट की वजह से ही होता है। तो इसको प्रॉपर चले मैं आंसर बता देता हूँ कि, और ये भी याद रखें कि जब हम किसी चीज़ को यूं ऊपर उठा के ले जाते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। तो ये आप रीज़न याद रखें कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर जाएंगे, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे, तो उस दौरान जो बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। सो व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क होगा, दैट फिर वो वर्क क्या होता है, दैट वर्क स्टोर्स इन बॉडी, वो वर्क फिर स्टोर हो जाता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर दैट वर्क, वो वर्क जो हमने उसके अगेंस्ट किया होता है वही वर्क स्टोर हो जाता है इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखें, एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सपोज करें वी लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मैस, कोई एक बॉडी है उसका मैस m है, उसको हम ऊपर उठाते हैं टू अ सर्टेन हाइट, कोई भी जितनी भी हाइट तक आप लेके जाना चाहते हैं h, देन वर्क डन, ये जो हम उसको ऊपर लेके जाते हैं, देन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज यूज, यहाँ पर जो वर्क हो रहा है ना अगेंस्ट ग्रेविटी के, वो क्या हो रहा है, इज यूज टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। जितना जैसे जैसे आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं ना, उसके अंदर जो यानी कि एनर्जी स्टोर हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है। Thus, it is clear that when a body is lifted to some height from the Earth's surface, the work done is stored in the body in the form of gravitational potential energy. So, जो कि वर्क इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के, और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है mgh के। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 8, ठीक है। वर्क डन ऑन द बॉडी आइदर स्पीड्स अप or slows it down, raises it up, keep it mind, tell how much work is done by centripetal force on the orbiting satellite। देखें, जब वो कहता है जी कि वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क बॉडी पे एक वर्क हो रहा है, चाहे उसको वो स्पीड अप करे बॉडी को, या उसको स्लो डाउन कर दे, या उसको ऊपर उठाए, कुछ भी हो, ये तीन उसने बातें बता दी हैं। वो कहता है इनको, इस बात को माइंड में रखते हुए
बताएं कि टेल हाउ मच वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उस सैटेलाइट के ऊपर कितना वर्क कर रही होती है। तो वर्क आपको पता होना चाहिए, ये माइंड में रखना है कि वर्क, ये तो हमें उसने कंफ्यूज करने के लिए शुरू वाली बातें भी वो सारा कुछ बताने का ऐसे कर दिया है। ये आप माइंड में रखें कि वर्क के लिए ये लाजमी है कि जिस तरफ फोर्स है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। तो अगर वो परपेंडिकुलर होगा यानी कि 90 का एंगल बन गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो वर्क जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर भी यही कंडीशन है। देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सेंट्रीपिटल फोर्स तो आर यानी कि वो परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या डिस्प्लेसमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, या वेलोसिटी भी कहना चाहें तब भी कह सकते हैं। दैट्स व्हाई वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट इज जीरो। आप ये एक डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आप देखें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सैटेलाइट जो है वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है वो कर रही है, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स और वो जो सैटेलाइट जब यूं एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो ये देखें जो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इसको आप डिस्प्लेसमेंट कह दें, अब फोर्स और इसमें जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यही बात है, फिर फिजिक्स कहती है कि वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। फिजिक्स की ज़बान में ये वर्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल 90 का बन रहा है। तो वर्क की क्या डिमांड है? वर्क की डिमांड ये है कि वर्क रिक्वायर्स दैट अ कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, कि फोर्स जो है वो क्या हो, मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स और मोशन एक ही डायरेक्शन में हो तब वर्क होता है। सिंस चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चूंकि अब यहाँ पर फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन में तो नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन, दस नो वर्क इज डन ऑन द सैटेलाइट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर हम कहेंगे कि वर्क भी नहीं हो रहा। इसको मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो आप यूँ देख सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और एफ डी कॉस थीटा 90 है तो कॉस 90 जीरो होता है। सो वर्क आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। सैटेलाइट गो के रिवॉल्व कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिजिक्स में ये वर्क नहीं है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं दस नो वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कोई वर्क नहीं कर रही। इसकी रीज़न ये है कि वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल जो है वो परपेंडिकुलर होती है। सो दैट्स वाई ये फिर वर्क नहीं कंसिडर किया जाता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें तो बहुत ईजी है। अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम गन, एक गन से बुलेट जब फायर किया जाता है, बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू अ सैंड, बुलेट यानी कि यूं पेनिट्रेट करती है, यूं गुजरती है इनटू सैंड, सैंड में सैंड वॉल, एंड इट स्टॉप। अब जैसे बुलेट है जब यूं फायर होगा तो वो जो गोली है वो उस रेत में से सैंड में से जब गुजरेगी तो जरी सी बात है वो वहाँ पे जाके रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। वेयर इज़ इट्स किनेटिक एनर्जी यूज्ड। आपको क्योंकि पता है बुलेट के अंदर किनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और वो मूव कर रही है, उसकी स्पीड भी है। तो अब ये किनेटिक एनर्जी जब वो किस चीज़ों के अंदर जो है वो यूज़ हो रही है, किस फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्चुअली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो वैसे हम सीधा सीधा भी इसका आंसर बता सकते हैं कि ये 3-4 पॉइंट्स बता सकते हैं कि ये यहाँ पर किनेटिक एनर्जी यूज़ है, लेकिन ये आपके पेपर में क्वेश्चन एसएलओज बेस बनकर आया तो ये यूँ आ सकता है कि बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम गन, बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू अ सैंड वॉल and it stops. Explain how kinetic energy is changed into other forms of energy. तो इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। पहले तो बात यह है कि किनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट कन्वर्ट्स टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब बुलेट के अंदर जो किनेटिक एनर्जी है ना ये चेंज हो जाती है दूसरी फॉर्म्स में। कैसे होता है ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखें, व्हेन अ बुलेट इज पेनिट्रेटिंग इनटू अ सैंड, जब वो बुलेट उस सैंड से पेनिट्रेट करेगी, गुजरेगी, इट्स मोशन इज अपोज्ड। वो अब कौन उसकी मुखालफत करता है? वो ही जो सैंड है, सैंड की जो वाल है उसके अंदर जो फोर्स है वो उसकी मुखालफत करती है। इट्स मोशन इज अपोज्ड बाय रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द सैंड, सैंड उसकी यानी कि उसकी मुखालफत करती है। देयर फोर सम, फिर आगे से बुलेट क्या करती है? बुलेट अपनी सारी एनर्जी यूज़ करेगी वहाँ पर उसकी फोर्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो देयर फोर सम पार्ट ऑफ द किनेटिक एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द रिटार्डिंग फोर्स।
अब बुलेट के जो किनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर एक पहला फैक्टर आप देख लें कि किनेटिक एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है। ये यूज़ हो रही है कि किनेटिक एनर्जी कहाँ पर यूज़ हो रही है कि जब सैंड ने उसको अपोज किया तो ये उसके अगेंस्ट वर्क कर रही है बुलेट, क्योंकि उसमें से गुजरने की कोशिश कर रही है, तो ये उसका अगेंस्ट उसके वर्क कर रही है, तो अपनी एनर्जी को यहाँ पर वो यूज़ कर रही है। तो ये यहाँ पर एक पार्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी एनर्जी यूज़ हुई। इसी तरह सम पार्ट ऑफ किनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, उस दौरान हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो इसकी कुछ एनर्जी हम हीट का आप कह सकते हैं कि चेंज हो जाती है। और आवाज़ भी आपको आती है जब फायर होता है, तो और कुछ पार्ट जो है उस किनेटिक एनर्जी का साउंड में भी चेंज हो जाता है। तो ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं कि कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं किनेटिक एनर्जी यूज़ हुई है, या किन अदर आप ये भी कह सकते हैं कि किन दूसरी फॉर्म्स में जो है वो किनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एनर्जी सेवर बल्ब हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 80%। एक एनर्जी सेवर है, ठीक है, बल्ब है, उसकी हम कहते हैं कि जी एफिशिएंसी 80% है। इससे क्या मुराद है? जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जी ये एक एनर्जी सेवर है और इसकी एफिशिएंसी 80% है, तो मीनिंग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सादा अल्फाज में बताएं जी, व्हाट इज़ 80% एफिशिएंसी। ठीक है, मैं किसी को कह देता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये लें जी, ये जो सेवर है, एनर्जी सेवर है, इसकी एफिशिएंसी 80% है। वो कहेगा ये पता नहीं क्या कह रहे हैं 80% एफिशिएंसी। तो सिंपल अल्फाज में इसका क्या मतलब है 80%? ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ। देखें, पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट एनर्जी, और इट इज़ मेजर्ड इन परसेंटेज, और इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि वो 80% है, और ये इसका फार्मूला है। ठीक है, कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट, यानी कि जितनी आउटपुट मिलती है, और इनपुट जितनी हम उसे इनपुट देते हैं, और इंटू 100। ठीक है, इस तरह परसेंटेज निकाली जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि एफिशिएंसी ऑफ एन एनर्जी सेवर बल्ब इज 80%। 80% इट मीन्स दैट इफ 100 जूल ऑफ एनर्जी, अगर सपोज कर लें, अगर हम उस बल्ब को जो लगा हुआ है उसको जो एनर्जी मिल रही है वो 100 जूल की मिल रही है, यानी कि जो इनपुट मिल रही है वो से कितनी है, 100 की, इज गिवन टू बल्ब इन इनपुट। इनपुट में हम उसे कितनी एनर्जी दे रहे हैं जी, 100 जूल की। ठीक है, फिर वो बल्ब क्या करता है, वो आगे से ग्लो करेगा। जब लेट्स वो यूं उन वायर से मूव करके उसे एनर्जी मिल रही है जी 100 जूल की, ये उसकी इनपुट होगी। अब इट विल कन्वर्ट 80 जूल एनर्जी टू लाइट, यानी कि वो जो बल्ब है वो 80 100 में से कितनी एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, 80। ठीक है, लाइट, क्योंकि हमें बल्ब से तो लाइट ही चाहिए, हमारा तो जो आउटपुट है हमें यानी कि लाइट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हमने उसे 100 दिए अगर, तो 100 में से वो 80 को जो है वो लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि यूज़फुल हमारे लिए वर्क है, एंड विल डिसिपेट 20 जूल एनर्जी एज हीट एनर्जी, और 20 को जो है वो हीट की फॉर्म में, अब क्योंकि देखा होगा आपने जब बल्ब वगैरह ग्लो करते हैं तो उनसे हीट भी निकल रही होती है, तो लेकिन जो हमें बल्ब से चीज़ चाहिए होती है वो लाइट चाहिए होती है, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जी हमने तो उसे 100 जो है वो एनर्जी दी है, 100 में से उसने आगे जो है ना वो 80% हमने उसे 100% इनपुट दी है, और आगे से उसने 80% हमें आगे रिस्पॉन्स दिया है, और बाकी 20 उसने ज़ाया कर दी है। तो इसको कहते हैं कि अब उसके काम करने की जो सलाहियत है, एफिशिएंसी है, वो 80% है, वो 100% नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं एफिशिएंसी 80%। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 11, टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डिस्कस अ मेथड टू कन्वर्ट टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले टाइड्स देखें, टाइड्स मदर जजर को कहते हैं, आप कहेंगे पता नहीं मदर जजर किसको कहते हैं, तो जो सिंपल अल्फाज में आप यूँ समझ लें, जो पानी के अंदर लहरें सी पैदा हो रही होती हैं, वेव्स होती हैं, उनको आप टाइड्स कहते हैं। ठीक है, अब वो कहता है ये जो टाइड्स हैं ये इज़ यू कैन बी यूज टू जनरेट, ये यूज़ की जाती हैं क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट बिजली, यानी कि उसको उसमें। अब देखना ये है कि ये जो टाइड्स हैं ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा कर रही है, डिस्कस अ मेथड। वो तो यही आपसे कह रहा है कि आपने मेथड बताएं जिसमें आपको पता चले कि ये जो टाइडल एनर्जी है, ये जो टाइड्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ हो कन्वर्ट हो रही हैं या चेंज हो रही हैं। तो देखते हैं जी, सबसे पहले बच्चों आपको मैं ना कुछ डायग्राम्स की मदद से क्लियर करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायग्राम्स की मदद से समझ आएगा। सबसे पहले तो मैंने लिख दिया कि टाइडल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट हाउ, कैसे।
देखिए मैं आपको ना इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। आप सबसे पहले ये एक डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आपको पानी सा नज़र आ रहा है और ये आपको ना एक बीच में जहाँ पर लिखा हुआ है टाइडल बैरेज, ये आपको नज़र आ रहा है। टर्बाइन्स लगे हुए हैं और दो दो साइड हैं। अब मैं चले सिंपल करके ना आपको बताता हूँ पहले, ताकि आपको समझ आए। मैं फिज़िक्स की ज़ुबान में थोड़ा लेके जाऊँगा तो मुश्किल लगेगा आपको। देखिए आपको ना ये जो लिखा हुआ है जी टाइडल बैरेज, इसके दो साइड्स हैं, ठीक है। एक आपकी राइट साइड पर है और एक आपकी लेफ़्ट साइड पर है। लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है जी हाई टाइड लेवल, यानी कि जो पानी का जो लेवल है वो हाई है। अगर आप दूसरी साइड पर देखें अपने राइट साइड पे तो वो कम है। ठीक हो गया। ये आपको पहले तो मैं सिंपल करके बता रहा हूँ कि ये दो ऑप्शन बन गए, एक लेवल हाई है और एक लेवल लो है। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ये जो पानी है ये हाई से किधर जाएगा, लो की तरफ जाएगा। अब जिस रास्ते से वो जाएगा उधर आप देखें एक आपको पंखा सा नज़र आ रहा है, उस पंखे को आप कह सकते हैं वो टरबाइन सा लगा हुआ है जहाँ पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा मज़ीद ईजी करके बताता हूँ। देखें अब ये जो हम ना ये आपको लिखा हुआ है टाइडल बैरेज, इसको हम ना अप डाउन करके बंद भी कर सकते हैं। अगर इसको हम बंद कर दें तो ये पानी का जो मूवमेंट है ये स्टॉप भी हो सकती है। ये अब जब हम चाहें तो कर सकते हैं कि जी ठीक है अब हमने पानी को इधर लेके आना है, इधर से इधर लेके आना, तो तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें जब अक्सर ना जो टाइड्स का जो लेवल हाई हो जाता है, समंदर का जो पानी है उसका लेवल हाई है, लेट्स सपोज ये इसकी बहुत सी फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक मून है उसकी अट्रैक्शन की वजह से वो जो है ना आप लेवल पे जाता है और उसकी वो जो टाइड्स हैं वो हाई लेवल पे होती हैं, तो फिर इस तरह भी हो सकता है। मेन पॉइंट जो आपने अंडरस्टैंड करना है, जो मैं आपको सिंपल और सादा तरीके से समझा रहा हूँ, कि ये जो पानी हाई लेवल वाला है ना ये मूव करेगा लो की तरफ, और जब ये लो की तरफ मूव करेगा, ये आप देख रहे हैं कि एरो के आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसका मतलब है ये पानी यूं इस तरफ मूव कर रहा है लो वाली साइड पे। अब जो लो वाली साइड है ये समझ लें एक जो जहाँ पर पानी ज़्यादा है ना, ये एक यहाँ पर समझ लें कि ये सी लेवल है, यहाँ पर समंदर है, पानी है काफ़ी ज़्यादा। और जो दूसरी साइड पर है जहाँ पर पानी कम है, ये समझ लें कि हमने एक कोई डैम बनाया हुआ है अपने उस पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये हम दूसरी जो जहाँ पर पानी कम है, जहाँ पर लिखा हुआ है टाइडल बेसिन, ये जो हमारी साइड है यहाँ पर हमने छोटा सा तालाब बनाया हुआ है। ऐसे बेसिन का मतलब ही यही है, छोटा तालाब, तो हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। अब क्या होगा कि जब वो हाई लेवल वाले साइड से पानी मूव करेगा लो वाली साइड पे, तो जब वो जिस दौरान जब मूव करके जाएगा ना, उधर बीच में वो टर्बाइंस लगे हुए हैं, ये टर्बाइंस मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए मेन चीज़ ये है, मैं आपको ना थोड़ा सा एक और भी चीज़ बता दूं कि देखिए आपने देखा होगा कि अक्सर हम ना जनरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइट बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब जनरेटर कैसे काम कर रहा है, जनरेटर के अंदर मोटर्स वगैरह लगी होती हैं, वो यूँ मूव कर रही हैं। तो मूव करने से क्या होता है कि जी हमारी जो सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है, मेन हमारा काम ये है कि हमने टर्बाइंस को मूव करवाना है, ठीक है। वो मूव करें, फिर उनकी आगे सारा कनेक्शन आगे जनरेटर के साथ होता है। वो जब टरबाइंस मूव करते हैं तो वो उन्हीं उसी मूवमेंट से जो जनरेटर है उसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो भी मूव करना शुरू कर देता है। जब वो मूव करता है तो लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाती है। मेन काम है इसको मूव करवाना, तो वो मूव आप एक पुश के ज़रिए करवा रहे हैं। वो पुश आप कौन है यहाँ पर, वो पानी कर रहा है। पानी एक पुश के ज़रिए यानी कि उसको धक्का दे रहा है, उसको चला रहा है। तो अब ये कोई भी हवा भी कर सकते हैं, हवा के थ्रू भी ऐसा आप देख रहे हैं वो भी हो रहा है। तो ये हमने पुश करना है इसको जस्ट। अब ये पानी के थ्रू किया जा रहा है, पानी का एक तरफ लेवल हाई है एक तरफ लो है। जब वो ज़ाहिर सी बात है जब हाई से लो की तरफ जाएगा, अगर बीच में आप वो लगा देते हैं तो वो तो ज़ाहिर सी बात है फिर मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे तो उनका कनेक्शन आगे जनरेटर से है, तो जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा तो लाइट आ जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो चलें अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। ड्यूरिंग हाई टाइड, जब टाइड ज़्यादा होंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी इज़ हाई, ठीक है। यानी कि सी में जो वाटर का लेवल है वो हाई है। अब पानी क्या करेगा, द सी वाटर फ्लोज इनटू द रिजर्वायर। रिजर्वायर यानी कि वो जो बेसिन वाली साइड है, यानी कि जहाँ पर हमने पानी स्टोर करा है। रिजर्वायर का मतलब यही है, यानी कि जहाँ पर हम उसको स्टोर कर रहे हैं पानी को, ठीक है। सी लेवल से पानी किधर जाएगा, रिजर्वायर की तरफ, जहाँ पर यानी कि वो स्टोर होगा। लेकिन जाते जाते वो क्या करेगा, टर्न्स द टर्बाइन, क्योंकि बीच में टर्बाइंस लगे हुए हैं, उनको टर्न करेगा। जब टर्न करेगा द टर्बाइंस देन टर्न द जनरेटर, वो आगे से जनरेटर को टर्न करेंगे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। एक तो ये हो गया। अब आप दूसरी डायग्राम देखें,
ठीक है। दूसरी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अब जब पानी सारा यानी कि इस लेवल से सपोज करें करते करते इधर शिफ्ट हो गया रिजर्वायर पे, जहाँ कि दूसरी साइड पे ज़्यादा हो गया, और सपोज करें कि अब टाइड जो है वो कम हो गई हैं और पानी का लेवल सी में कम हो गया और सारा पानी इधर स्टोर हो गया। अब क्या होगा कि अब इधर वाला पानी, अब जब उसको टाइडल बैरेज को जब ऊपर यूं उठाएंगे तो ये सारा पानी अब इधर से यानी कि दूसरी सी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगेन फिर वही काम होगा, जब इधर से जाएगा तो फिर टर्बाइन तो बीच में लगे हुए वो फिर मूव करेंगे। तो इस दौरान जब टर्बाइंस मूव करेंगे तो अगेन जनरेटर चलेगा और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग लो टाइड द लेवल ऑफ वाटर इन द सी इज़ लो। जब टाइड्स कम होती हैं तो लेवल सी का जो लेवल है उसमें पानी का लेवल कम हो जाता है। फिर क्या होता है, अब अगेन यानी कि वो डिफरेंस अब बन जाता है, द सी वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर, जो पानी स्टोर हुआ है, ठीक है, जो स्टोर हुआ था उधर जाके, इज़ अलाउड टू फ्लो, उसको हम अलाउ करते हैं। जब उसको बैरेज को जब यूं ऊपर उठाते हैं तो वो इधर मूव करना शुरू हो जाता है, टू फ्लो आउट इनटू द सी, वो सी की तरफ आता है। दिस फ्लोइंग वाटर आल्सो टर्न द टर्बाइंस, ये वाटर भी उस टर्बाइंस को टर्न करता है एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, और इससे अगेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। तो ये था बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि आप हमारा हिस्सा बन सकें, हमारी फजल एकेडमी का पार्ट बन सकें। स्टूडेंट्स आप देखें वीडियोस को देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया होता आपने, तो सब्सक्राइब भी किया करें ताकि आप हमारा पार्ट बन सकें। और इंशाल्लाह हमारी एक बड़ी क्लास बन रही है, इंशाल्लाह एक टाइम आएगा हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे जो हमारे इसका हिस्सा भी हैं। तो स्टूडेंट्स और पढ़ाई के रिलेटेड अगर बात की जाए तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आई आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा भी गाइड कर दूंगा। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।